चलो ठीक है, पेपर में सेंड कर देता हूँ। ठीक है, मेरी वॉइस क्लियर है ना? मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं? क्वेश्चन पेपर तो होगा वैसे सबके पास, मैं सेंड कर रहा हूँ, जा रहा है ग्रुप में। ठीक है, आ जाएगा। कौन सा क्वेश्चन बताना था सबसे लास्ट ना? क्वेश्चन सबसे लास्ट है, मतलब पेज नंबर है तुम्हारा 47 पे। ठीक है, 47 पे है। अच्छा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? किसी को कोई आइडिया? बोलो, कोई किसी को आइडिया होगा? क्वेश्चन आईडी है, क्वेश्चन आईडी इज 567, पेज नंबर 47। दिस इज पेज नंबर। ओके, मेरी वॉइस क्लियर है? स्क्रीन विजुअल है ना सबको? हाँ सर, क्लियर है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है लेट xn and x be a random variable defined on the common probability space, मतलब सेम probability space है xn का और x का। ओके, xn and greater or equal to 1 and x, ये दोनों का सेम probability space है। ओके, इनका probability space सेम है। देन बोला है ऑल हैविंग फाइनाइट एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन भी सबका फाइनाइट है। इन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ऑर्डर एन, एक्सपेक्टेशन ऑफ लेस इनफाइनाइट, इन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज आल्सो लेस इनफाइनाइट। ओके, देन बोला है कि हैविंग कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। ठीक है, सी एच क्या है इसका? कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है तुम्हारा एक्सन का है तुम्हारा फाई ऑफ एन, एंड एक्स का क्या है? फाई। ओके, ये एक्स का है और ये एक्सन का है। देन ये बतलाओ, देन इनमें से कौन सा ट्रू होगा? कुछ स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, आर ट्रू। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बताओ। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। पहला उसने बोला है ए पार्ट, या फर्स्ट फर्स्ट उसने बोला है कि इफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सन कन्वर्ज इन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, then there is at least one sample point। बोला there it exists at least one sample point, at least one sample point such that xn omega converge in x। बताओ ये ट्रू है या फॉल्स? x ऑफ ओमेगा। ट्रू सर, ये अगर कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी में ट्रू होता है कि अगर कन्वर्ज इन मीन ट्रू है तो कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी होगा।
कन्वर्जन मीन है तो कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी होगा। ये ट्रू होता है कि यस। कन्वर्ज नहीं सर, जो मीन की प्रॉपर्टी होती है बड़ी होती है, और अगर कांस्टेंट केस है तो कन्वर्स तो कन्वर्स भी ट्रू होता है। मतलब कन्वर्जन एलपी नॉर्म अगर होता है सो कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी हो जाता है। एलपी नॉर्म से ही मीन आया है। एलपी नॉर्म का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सएन माइनस एक्स इज नॉर्म और पी। ओके। अब ये नॉर्म एलपी नॉर्म को हम यूक्लिडियन नॉर्म जब कर देते हैं तो यूक्लिडियन नॉर्म नॉर्मल सा यूक्लिडियन नॉर्म में क्या होता है, अंडर रूट ये होता है ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन समेशन एक्स आई स्क्वायर। ठीक है, वो बाद में बताऊंगा मैं अभी। हाँ ठीक है। तो ये ट्रू है या नहीं? अब वो प्रोबेबिलिटी छोड़ो, ये ट्रू है या नहीं? देखो कल तुमने एक क्वेश्चन मैंने सेंड किया था कि अगर गॉस जैसे कोई एक्शन है, एक्शन के सारे मीन तो कन्वर्ज कर रहा है, मीन तो गॉसियन में कन्वर्ज कर रहा है। जैसे एक क्वेश्चन तुमने किया कि बट एक्शन तुम्हारा गॉसियन पे नहीं कन्वर्ज कर रहा था। वाईएन एक सीक्वेंस देखा था ना यस सर, देखा था। कि x1 प्लस सो ऑन एक्शन, इसका मीन और बाइडेंस दोनों तुम्हारा कन्वर्ज कर रहा था कहाँ पर? मीन 0 पर कन्वर्ज कर रहा था, लेकिन एक्शन एक्स पर कन्वर्ज कर रहा था क्या? एक्स तुम्हारा नॉर्मल था और एक्सएन मान लीजिए वाईएन, तो वाईएन क्या नॉर्मल पे कन्वर्ज कर रहा था क्या? नहीं सर, बिकॉज इंडिपेंडेंट नहीं हुए दिए होते उस टाइम पे। तो मैंने मेरे कहने का मतलब एक ऐसा एग्जांपल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो तुम कि उसके मीन इक्वल कर दो, लेकिन वो रैंडम वेरिएबल में इक्वल, मतलब रैंडम वेरिएबल में कन्वर्ज नहीं करेगा। मतलब एक्सपेक्टेशन अगर कन्वर्ज कर गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्शन कन्वर्ज इन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, देन देयर इज नॉट नेसेसरी एक्शन ओमेगा कन्वर्ज इन एक्स ओमेगा। मतलब एक्शन नहीं कन्वर्ज करेगा एक्स पर, ये कहना चाह रहा है। एक्शन तो नहीं कन्वर्ज करेगा। एक एग्जांपल तुमने बोला था कि एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन ये जिसके 5 मीन है जो कि गॉसियन के और दोनों के 5 मीन इक्वल है। इक्वल थे कि नहीं भाई? यस सर। कल मैंने 3/3 ये भेजा था। तो एक्शन कन्वर्ज कर रहा है एक्सपेक्टेशन एक्स पर, एक्शन तो कन्वर्ज कर गया, बट गॉसियन तो वो था नहीं। तो ये फॉल्स है। ठीक है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब बोल रहा है कि इफ एक्सन ओमेगा कन्वर्ज इन एक्स ऑफ ओमेगा, सेकेंड बोल रहा है ये सर एक्स। जो इसमें दिया, हाँ सर, ये जो कह रहा है कि क्या एटलीस्ट वन है, हमें सर इन जनरल तो बात ही नहीं करनी है, बस एक ही पॉइंट को प्रूव करना है। नहीं तो एट लीस्ट वन पॉइंट पे कहाँ कन्वर्ज कर रहा है? गॉसियन में क्या होते हैं पॉइंट, और उस पे जो मैंने भेजा था 3 की पावर 1 में, उसमें क्या पॉइंट है? मतलब देखो, अब ये बताओ, एक्सन मान लो कि कोई कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल और एक्स एक डीजनरेट रैंडम वेरिएबल आ गया, डीजनरेट रैंडम वेरिएबल आ गया। ठीक है, तो ये बताओ कि ये पूरा कहाँ एटलीस्ट वन पॉइंट पे कहाँ कन्वर्ज करेगा? लेकिन इन दोनों का ऐसा तुम कंस्ट्रक्ट कर सकते हो कि एक्सन एक ऐसा सीक्वेंस लो, एक्सन जिसका एक्सपेक्टेशन 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 एक्स के इक्वल हो जाए, कन्वर्ज कर जाए। बात समझ में आई? यस सर, समझ में तो आई। ओके, तो सेकेंड वाले में क्या है? सेकेंड वाला कह रहा है कि एक्शन कन्वर्ज इन एक्स ऑफ ओमेगा, देन एक्सपेक्टेशन कन्वर्ज करेगा एवरी सैंपल पॉइंट पर। ये तो नेसेसरी नहीं है ये भी, क्योंकि बहुत सारे केस में एक्शन एक्स तो कन्वर्ज करता है एक्स पर एक्सपेक्टेशन नहीं कन्वर्ज करता। यस सर, ये ट्रू है। ये ट्रू है। यस सर। एक्सपेक्टेशन क्या होता है? एक्सपेक्टेशन इनफाइनाइट भी एग्जिस्ट कर सकता है ना एक्स का। ओके, यस एक्शन सर। कन्वर्ज कर गया एक्स पर एक्स का एक्सपेक्टेशन इनफाइनाइट, लेकिन यहाँ पर तो ऐसे फाइनाइट दिया है उसने, बोला कि एक्स का भी फाइनाइट है, मतलब
एक्सपेक्टेशन, लेकिन नहीं कन्वर्ज करता। जैसे तुम एक एग्जांपल लेना कि जैसे शो करना, हो सकता है इस वाले एग्जांपल पे आ जाए 10 fx है ये, ठीक है, ये तुम्हारा माइनस इस पे चेक करना, ये डिस्ट्रीब्यूशन पे ही नहीं कन्वर्ज कर रहा है। तो ये 1/2 पर कन्वर्ज करेगा, 1/2 पर जब कन्वर्ज करेगा ये, तो एक्सपेक्टेशन क्या होगा? कहाँ एक्सपेक्टेशन कन्वर्ज करेगा भाई बताओ? नहीं करेगा ना, क्योंकि एक्शन का जो एक्सपेक्टेशन है वो तो 0 जाएगा, लेकिन जो एक्स का एक्सपेक्टेशन है वो 1/2 जाएगा, क्योंकि एक्स जो कन्वर्ज करेगा वो 1/2 पर कन्वर्ज करेगा ना। एक्शन जो कन्वर्ज करेगा वो 1/2 पर कन्वर्ज करेगा, ओके। एक्शन जो कन्वर्ज करेगा 1/2 पर कन्वर्ज कर जाएगा, ठीक है। एक्शन कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन तो कहाँ जाएगा? 1/2 पर जाएगा, और 1/2 में एक्सपेक्टेशन भी 1/2 आएगा। 1/2 मतलब एक कांस्टेंट में कन्वर्ट करा तो कांस्टेंट में कांस्टेंट ही आएगा, लेकिन एक्शन का जो एक्सपेक्टेशन आएगा वो क्या आएगा? एक्शन का एक्सपेक्टेशन, एक्शन का एक्सपेक्टेशन क्या आएगा? ये तो यूनिफॉर्म है ना, ये तो 0 है, सिमेट्री के बाद 0, तो इसका 0 आएगा। तो एक्सपेक्टेशन एक्स 1/2 आ रहा है और ये 0 आ रहा है, तो कहाँ ये ट्रू है? यस सर। ठीक है। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड में कह रहा है कि इफ एक्सन ओमेगा इज कन्वर्ज इन एक्स ओमेगा फॉर एवरी। सर मैं यही चीज कह रहा था कि जैसे आपने एक पॉइंट लगा के सेकंड वाला ट्रू को फॉल्स किया था, हाँ फर्स्ट वाला सर इसका जस्ट अपोजिट है। उसमें कह रहा है कि एटलीस्ट 1 पॉइंट क्या पॉसिबल है, हमें ये नहीं समझ में आया था। जैसे इसमें तो एक कंट्राडिक्ट एग्जांपल देके हम इस स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूफ कर दे रहे हैं, बट पहले वाले में क्या था सर, एटलीस्ट एक ही सैंपल के लिए बात कर रहा था कि हमें एक मिल जाए तो क्या इसके इसके बराबर होगा। क्या ऐसा कोई एग्जिस्ट कर रहा है एक पहले सुनो सैंपल? तुम ये बताओ, एक्शन को तुम एक्स जब एक्सपेक्ट, ये बताओ दो सीक्वेंस का एक्सपेक्टेशन इक्वल हो सकता है कि नहीं? इक्वल हो सकता है, ये एग्जांपल तुमने देखा यस था। सर। लेकिन तुम मुझे बताओ ये यस सर। हाँ वाईएन जो है, वाईएन ठीक है, वाईएन जो है इसका मीन्स क्या है? ये इसका मीन्स क्या है? इसका मतलब है ना कि एक पॉइंट मतलब एक सैंपल पॉइंट का मतलब एक सैंपल वैल्यू उसकी इक्वल हो जाएगी, है ना। तो ये बताओ, अगर ये कोई कंटिन्यूअस, मैं कह रहा हूँ ये रैंडम वेरिएबल ले लो और ये डिस्क्रीट पे कन्वर्ज कर रहा है, तो कहाँ से सैंपल पॉइंट इक्वल होंगे एक भी? हाँ उस केस में सर नहीं होंगे। तब नहीं होंगे, एक तो है कहाँ एग्जिस्ट किया एटलीस्ट। लेकिन एक कंटिन्यूअस का एक्सपेक्टेशन और एक डिस्क्रीट का एक्सपेक्टेशन दोनों इक्वल हो सकते हैं। सर एक एग्जांपल ऐसा, मतलब अगर यूनिफॉर्म का केस ले लें हम यहाँ पे, हाँ ठीक है, तो यूनिफॉर्म के केस में जो एक्शन का जो होगा, एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स पे वो हो जाएगा कौन सा, क्या यूनिफॉर्म कन्वर्ज। कौन सा केस ले रहे हो तुम? सर कंटिन्यूअस। तो यूनिफॉर्म 0, 1। यस सर। हाँ 1/2 पर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो यस सर। और यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म का यहाँ देखो, हमेशा तुम यूनिफॉर्म 0, 1 नहीं ले सकते, सीक्वेंस ली जाती है कन्वर्ट में, कभी कांस्टेंट रैंडम वेरिएबल नहीं लिया जाता है भाई, सीक्वेंस ली जाती है हमेशा जहाँ एन एन हो। ओके ओके। अब मैं तुमको बताऊं ये कहाँ मिलेगा, काउंटर एग्जाम्पल की बुक मैंने सेंड किया है ना, उस पर जाना, काउंटर एग्जाम्पल उसमें ढेर सारे दिए होंगे कैसे काउंटर एग्जाम्पल है, उस पर ये लिखा होगा है। मतलब एक मतलब तुमको ये डायरेक्ट हो सकता है ना लिखा हो, लेकिन तुम एग्जाम्पल अप्लाई करोगे तो ये कहीं किसी ना किसी एग्जाम्पल में लग जाएगा ये। ओके सर। ठीक है। अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या कह रहा है? if xn omega in converge to x omega for every sample point then phi of, ये तो ट्रू है ना,
कि भाई एक्सएन ओमेगा अगर एक्स ओमेगा पर कन्वर्ज कर रहा है तो भाई उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी तो इक्वल होगा, ये भी तो कन्वर्ज करेगा। क्यों? क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन इसमें कन्वर्ज कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्ज की डिफिनीशन क्या होती है? यही तो होता है डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्ज की। अब बोला इब्री सैंपल यस पॉइंट, सर। ये इब्री सैंपल पॉइंट पे है, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ में, ये ट्रू हो, ये बाय डिफिनीशन ट्रू है, ठीक है। ये डिफिनीशन ही होती है कि अगर एक्स एन एक्स में कन्वर्ज कर रहा है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन भी कन्वर्ज करेगा इब्री सैंपल पॉइंट में अगर कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। लेकिन फोर्थ क्या होगा? फोर्थ कह रहा है कि अगर फाई एन टी कन्वर्ज कर गया तुम्हारा फाई ऑफ टी पर, then xn converge in at least one point to x of omega। बताओ, एट लीस्ट वन। अब वही यूनिफॉर्म वाला तुम ले लो, उस पर चेक करो एक बार, फाई ऑफ टी जो टी आएगा वो क्या आएगा, और वो नहीं कन्वर्ज करेगा शायद। देखो एक बार ट्राई लेना, यही पीछे वाला एग्जांपल लेना, ये वाला एग्जांपल, ठीक है ना। ये वाला एग्जांपल पे देखना, ये फॉल्स आ जाएगा। ओके, ये ट्रू नहीं होता इन जनरल। वो जर्नल पूछा ये एट मतलब इन जनरल ट्रू नहीं होता, लेकिन एट लीस्ट में भी तुम काउंटर बना दोगे। ठीक है, अब किसी को कुछ पूछना हो तो पूछे। एग्जाम मैं बाकी अगर मुझे मिलता है मतलब ये ऐसा सीक्वेंस देखो, ये मेनली ये थ्योरी का पार्ट है, कन्वर्जेंस इन सीक्वेंस, ये थ्योरी का पार्ट है। और इसमें एग्जांपल खुद से कंसेप्ट, मैंने एक एग्जांपल ऐसा मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो मैं एग्जांपल सेट कर रहा हूँ, इसको ले लो कंटिन्यूअस, इसको ले लो डिस्क्रीट। तो कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट में कभी वो नहीं हो सकता रिलेशन, तो इसलिए इसके सारे ऑप्शन, तीन ऑप्शन फॉल्स है। मतलब सेकेंड में तो हमने लॉजिक दे दिया, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट से फॉल्स है, फोर्थ भी फॉल्स है डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। लेकिन सेकेंड तो बाय डिफिनीशन ट्रू है, वो सॉरी थर्ड तो बाय डिफिनीशन ट्रू है। अब किसी को ना आया हो समझ में तो बोले, नहीं तो अब आगे साल करते हैं, अगले ईयर का पेपर। बाकी इसके जितने टॉपिक और अदर टॉपिक है तो वो जब स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक तब बताएंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पेपर में, ठीक है। मैंने पेपर सेंड किया, पेपर आ गया। ये है CSIR नवंबर 2021 में पेपर, तो CSIR का हुआ नहीं है। ठीक है, नवंबर 20 को खोलो, पेज नंबर में बता रहा हूँ। पेज नंबर है 31 पे आओ। 31 पे उसने बोला है कि इफ एक्स फॉलो 0,
x follows uniform 0, 100. Let y denote the greatest integer smaller than or equal to x. y क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x है y। तो बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, या फिर प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो वो निकालो, या तो डिस्ट्रीब्यूशन निकालो डायरेक्ट या फिर प्रोबेबिलिटी से वो करो वर्क। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस 25। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? यहाँ देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस आर इक्वल टू 25। तो बताओ अब इस पे कौन कौन सी वैल्यू आएंगी? x कहाँ से कहाँ लाई करेगा? ए से a+1 पे, मतलब a से a+1 पे लाई करेगा। हाँ सर, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू ए होता है तो जो उसका लिमिट होता है वो ए से a+1 के बीच में लाई करता है। इस पे लेस आर इक्वल टू बोला है, यस सर। यहाँ पर कहाँ से कहाँ लाई करेगा बताओ? मतलब तुम्हारे कहने का मतलब 25 to 26। ओके, यस सर। सर इसको डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं। हाँ डायरेक्ट ओपन करो। 0 to 1, 1 to 2, 2 to ऐसे करके 25 तक, बट ये काफी लंबा पड़ जाएगा। अच्छा ये बताओ, एक दिन मैंने तुम्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर का पीडीएफ फाइंड करना सिखाया था। तो इसका सीडीएफ बताओ क्या आएगा? तो सर इसका पीडीएफ, पीएमएफ या पीडीएफ जो भी आए क्या आएगा? शायद जियोमेट्रिक होता है। अरे भाई ग्रेटेस्ट मैंने देखो लर्न किया था, याद नहीं है एग्जैक्टली। याद नहीं किया जाता ये क्वेश्चन, तुम याद मत करो तो ज्यादा से इसका लॉजिक समझो सिर्फ कि हम कैसे सॉल्व करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर को। अच्छा ये बताओ, 25 को छोड़ो, 2 लिखो वहां 2, और फिर मुझे बताओ ए कहां से कहां लाई करेगा? 2 लिखो वहां पर, अगर 2 से लेस हो तो कहां लाई करेगा? 1 to 2, x क्लास बेट में 1 to 2। लेस आर इक्वल टू 2 है, एंड जीरो से सर वैल्यू 0 to 3 में लाई करेगा। 0 to 3 में लाई करेगा। कंफर्म कर लो। सर x ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 रखे तो तभी ना। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ लेस आर इक्वल टू 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस आर इक्वल टू 2।
ये, और x की वैल्यू है, x की समझ रहे हो, x तुम्हारा 0 से 1 के बीच में है। 0 से 1 नहीं, सॉरी, वो मतलब हाँ, इसको जाने लेता हूँ, 0 से स्टार्ट, ठीक है। चलो अच्छा देखो। तो अगर प्रोबेबिलिटी के टर्म में अगर इसको मैं ओपन करता तो इंटीग्रेशन ऐसे करता, 0 to 1, देन 1 to 2, और ये सर इतने रहता, 1 to 2। इसको तुम कह रहे हो कि अगर मैं इसको ओपन करता तो 0 to 1, ठीक है, इसको, हाँ ठीक है। ये सर अगर इसको प्रोबेबिलिटी के टर्म में मैं इसको ओपन करता तो ठीक है, इसको प्रोबेबिलिटी के टर्म में तुम ओपन कर रहे हो तो क्या आएगा, तुम क्या बोल रहे हो, ये 0 to 1 जाएगा, फिर सो ऑन ऐसे 25, मतलब 24 to 25। ओके, यस सर, यस सर। यहाँ और पर जब तुम्हारा, इंटीग्रेशन करेंगे तो सर लोअर लिमिट इसमें पुट हो जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर में। हाँ हाँ, लोअर लिमिट पुट हो जाएगा तो यस सर, ये अप्रोच सर मुझे पता है, जो मतलब ऐसे इंटीग्रेशन इसका सॉल्व किया जाता है। तो 0 to 1 एंड यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, देन पीडीएफ तो सब में कॉमन है, तो 1/100, ठीक है। ओके, dx सो ऑन 2 1 to, सॉरी, 1 to 2, तो बताओ ये क्या प्रोबेबिलिटी आएगी इसकी, लास्ट वाला टर्म क्या होगा, लास्ट वाला टर्म क्या होगा, 25 to 26, यही होगा ना, 26। एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। यस सर। तो पहले तो 0 हो जाएगा, ठीक है, दूसरा 1 आएगा, 1 फिर 1, लास्ट वाला क्या आएगा, 25, 24, मतलब 1 से स्टार्ट होकर 25 तक जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी तुम ये बताओ 1 से बिगर नहीं आ गई? बोलो, अब साल करने पर क्या आएगा, 1 + 2 + सो ऑन 25, यही आएगा ना ऊपर, और नीचे क्या आएगा, 100, और ऊपर वाले को, एक मिनट, बिगर नहीं आएगा, ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 25 × 26, सॉरी आ गया, 100 × 20, सॉरी 2, ओके, यस सर, एक देन 1 आ रही है। ग्रेटर देन 1 आ रही है, यस सर। 4, सर हाँ 1 + 2 + नहीं होगा, 1 + 1 होगा ना, क्योंकि 1 माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या है, 1 - 0 +2 - 0 ऐसा आएगा ना सर। ठीक, 1 - 0 होगा, लेकिन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर है, यहाँ पर भी तो वैल्यू कह रहा रखिए, यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया जाएगा, श्योर हो? एक छोटा सा क्वेश्चन बताओ, अच्छा ये बताओ, अगर ये होता तो फ्रैक्शनल क्या फॉलो कर, फ्रैक्शनल क्या होता, फ्रैक्शनल,
सर ये कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर जो x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट होता है, जो ग्रेटेस्ट x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू अच्छा, कुछ मैंने ऐसे बताया था ना कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू n निकालना है तो ये करो प्रोबेबिलिटी ऑफ n ग्रेटर x ग्रेटर n प्लस वन, ये बोला था ना मैंने उस दिन। यस सर। अब तुम्हें x पर निकालना है सपोज करो ना, तो क्या करोगे x2 x प्लस वन, ओके, या n टू n प्लस वन ही कर लो, n टू n प्लस वन एंड तो ये तो आ जाएगा n टू n प्लस वन n प्लस वन 1 by 100 d of x, so this is equal to 1 upon 100, ओके 1 upon 100 आएगा। अब मुझे बताओ n की वैल्यू कहाँ क्या क्या पॉसिबल होंगी, ये बताओ n की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल होंगी। सर n 0 से स्टार्ट होगा या 1 से स्टार्ट होगा? 0 से। Wait a minute, okay, this is wait a minute, this is closed uniform, okay, ओके n 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और वैल्यू कहाँ तक टेक करेगा? बोलो लास्ट वैल्यू क्या होगी इसकी n की? बताओ। हमें तो प्रोबेबिलिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन 25 दिया है, तो 25 और ये पास होगा। n-1 तक होगी लास्ट n-1 तक होगी, अब एग्जैक्ट 99 होगा। मैं इन जनरल बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी भी मैं निकाल दूंगा। यस सर। तो ये फॉलो करता है, अब ये आया क्या है 1 by 100 एंड 0 से 99, तो ये फॉलो करता है डिस्क्रीट यूनिफॉर्म 0 to 99, 0 1 2 so on 99, ओके ठीक है। अब एंड ISI ने क्वेश्चन पूछा था अपने सब्जेक्टिव अप्रोच पे, लेकिन उसका क्वेश्चन सिग्नम फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर दोनों पे था, शायद एक बार उसने पूछा है, ये मैं श्योर हूँ, एक बार उसने पूछा अपने सब्जेक्टिव में, लेकिन उसने क्वेश्चन थोड़ा टफ कर डाला था, उसने सिग्नम और ग्रेटेस्ट इंटीजर की इंडिपेंडेंसी पूछ लिया था, एंड इंडिपेंडेंसी पे ही वो पूछा था क्वेश्चन, ठीक है। एंड फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो फॉलो करता है यूनिफॉर्म 0 1 कॉन्टिन्यूअस, ये तुम लोग शो करना, ठीक है। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी पे, तो क्या बोल रहा था कोई, प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस 25, एक तुम प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट निकाल लो, एक तो तुम डायरेक्ट निकाल लो, जब डायरेक्ट निकालोगे तो यहाँ पर क्या लिखोगे, बताओ। या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तुम्हें पता चल चुका कि ग्रेटेस्ट इंटीजर डिस्क्रीट पे है, तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी तुम्हें 26 by 100, डायरेक्ट डिस्क्रीट अगर ये है तो या तो फिर इसको तुम ब्रेक करो, 0 लेगा 0, फिर इसका मतलब यही है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ
x इक्वल टू 1, इसका मीन्स तो यही हुआ ना, सो ऑन दैट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 25, यही होगा ना, सॉरी यस सर, वेट 24। नहीं x 0 पर नहीं टेक कर सकते ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 टू बिगर x टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टू बिगर x टू 2 इक्वल टू 2, क्योंकि x तो तुम्हारा कंटिन्यूअस है ना, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 25 टू बिगर, जो तुम जिसने ग्रेटेस्ट इंटीजर को बताया था वो अगर ये बताता ना तो ये चीज सही होती। अब इसको तुम अगर सॉल्व करोगे ना, तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये आएगा, ये 1/100 होगा, ये भी 1/100, ये भी 1/100, और ऐसे 26 टर्म है, पहला 1/100 होगा प्लस सेकेंड 1/100 होगा, सो 0 से स्टार्ट है इवेंट और 25 तक जा रही है, तो कितने नंबर्स हुए, ये भी 1/100 हुआ, तो 26 ही तो हुआ। यस सर। ओके, तो ये तुम्हारा दूसरा अप्रोच है। पहला अप्रोच क्या है कि अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन पता है कि डिस्क्रीट है, तो ये तुम्हारा 25 तक है, तो 26/100 हो जाएगा। भाई ये डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट में क्या 0 से वैल्यू स्टार्ट कर रहा है ना, तो डिस्क्रीट 0,99, ओके 0,99, 0 1 2 ऐसे सो ऑन, ठीक है 99 तक, तो ये डिस्क्रीट वैल्यू टेक कर रहा है, तो ये क्या आएगा, ये 25 तक है, 25 तक इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब अब इसको अगर तुम y मान लो वेरिएबल ना, तो मान लो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर तुम्हारा फॉलो कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फॉलो कर रहा है ये, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को तुम y रैंडम वेरिएबल नेम दे दो, तो रैंडम वेरिएबल y, प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस आर इक्वल टू 25, दिस मीन नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 1, सो ऑन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ y equal to 25, okay, but this probability is equal to 1/100 because this is discrete uniform, again 1/100, so on 1/100, so this is equal to 26/100, okay। अब बताओ इसका एक्सपेक्टेशन भी तुम फाइंड कर सकते हो, y का एक्सपेक्टेशन भी फाइंड कर सकते हो। भाई y डिस्क्रीट यूनिफॉर्म है, तो डिस्क्रीट का भी एक्सपेक्टेशन क्या होता है, b प्लस a/2, यानी 99/2 होगा, 50 नहीं हो सकता, 101/2 नहीं हो सकता, हो गया, तो सेकेंड ट्रू हो गया। अब किसी को डाउट हो इसमें तो पूछो, इधर आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 यूनिट्स आर चूजन बाय सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ साइज 100, कंसीडर द सैंपल वेरिएंस इज इक्वल टू दिस, देन अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। तो इसमें देखो कुछ नहीं करना है, ये मैं बताऊंगा जब सैम्पलिंग पढ़ाऊंगा, बस एक फार्मूला है कि जब हम विदाउट रिप्लेसमेंट लगाते हैं SRSW में, तो सैंपल वेरिएंस और पॉपुलेशन वेरिएंस में क्या रिलेशन होता है, होता है ना रिलेशन कि ये अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है कि नहीं होता है। अच्छा ये बताओ कि जो सैंपल जो विदाउट रिप्लेसमेंट होता है वो किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, बताओ, बोलो भाई कुछ तो बोलो। क्या पूछा सर? मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो सैंपल वेरिएंस होता है
विदाउट रिप्लेसमेंट में वो किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन मत दिखलाओ। अच्छा, अब क्वेश्चन थोड़ा सा मैं बदल रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि जो जैसे पॉपुलेशन प्रपोर्शन का अगर हम वो कर रहे हैं, पॉपुलेशन प्रपोर्शन का एस्टिमेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर अगर विदाउट रिप्लेसमेंट लगा रहे हैं हम SRSW, तो वो किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, ये बताओ। बाइनोमियल। विदाउट रिप्लेसमेंट हाइपरजेमेट्रिक होता है और विथ रिप्लेसमेंट हाइपर वो होता है, बाइनोमियल होता है। प्रोपोर्शन में पी क्यू याद था, तो पी क्यू अपॉन एन करके कुछ होता था ऐसे ही। नहीं, PQ अपॉन रूट एन होता है, लेकिन विथ रिप्लेसमेंट जब हम लगाएंगे, विदाउट में ऐसा नहीं होता। यस यस। ओके, इस क्वेश्चन को अभी लीव करते हैं। करना हो जिसको तो ये फार्मूला लगा देगा, ठीक है। अभी मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि बाद में बताऊंगा। ये जो होता है, ये होता है तुम्हारा वेरिएंस ऑफ वाई एन SRSWR में, ठीक है। और जो एस इसको, अब देखो ये वेरिएंस ऑफ वाई एन निकल ही आया। अब तुमको वेरिएंस ऑफ वाई एन क्या होता है, अब उसने बोला कि पॉपुलेशन वेरिएंस का तुम्हें बताना है, तो इसको पॉपुलेशन वेरिएंस के इक्वल कर देना और इससे इसमें एक्सपेक्टेशन लेके एस्टिमेट निकाल लेना, निकल आएगा, ठीक है। जिसको सॉल्व करना है वो यूज कर लेगा। लेकिन अभी इसको लीव करो क्योंकि अभी तो लोग। अब आओ पेज नंबर 33 पर, ठीक है। सैम्पलिंग के क्वेश्चन है, 2 4 5 10 क्वेश्चन है, तो एक साथ करा देंगे कुछ। अब उसमें थ्योरी भी डिस्कस कर देंगे ना, तो एक साथ जब डिस्कस हो जाएगी थ्योरी, क्योंकि उसमें फार्मूले ही लिखाना, सैम्पलिंग में सिर्फ फार्मूले। जब फार्मूले लिखाऊंगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन आईडी है तुम्हारा पेज नंबर 33 पर। क्वेश्चन आईडी है तुम्हारी 5, लास्ट में 3 डिजिट लिख रहा हूँ, 544, ठीक है। एंड क्वेश्चन है, पेज नंबर है 37। एंड क्वेश्चन है तुम्हारा एफ ऑफ एक्स गिवन थीटा, मतलब एफ ऑफ एक्स कामा थीटा भाई, ठीक है। पीडीएफ दिया है, पीडीएफ क्या है, ये कौन किसका डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है ये बताओ। ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी को कोई आइडिया। किसी को कोई आइडिया नहीं है। ये लॉजिस्टिक। हाँ, लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ही है। इतना सोच क्यों रहे हो तब। सर थोड़ा डाउट था, बट उसका जो फॉर्म था कुछ एक्सपेक्टेशन, एग्जैक्ट फॉर्म तो नहीं याद है, बट लिखा कुछ ऐसे ही जाता है, तभी थोड़ा था। देखो लॉजिस्टिक में 2 हो सकते हैं, या तो यहाँ ही माइनस हो जाए, यहाँ भी माइनस हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। यस। तो अब आते हैं पीडीएफ लिखकर। टेस्टिंग क्या दी है, तो अब बताओ इसमें क्या होगा, बताओ अब जो कैसे सॉल्व करेंगे, बताओ कोई।
बताओ भाई, तुम्हारा एफ ऑफ एक्स क्या है? इसके लिए क्रिटिकल रीजन क्या होगा बताओ? इसमें अल्टरनेट किस टाइप का है? और ये एमएलआर किस स्टैटिस्टिक में है? कितने रैंडम सैंपल हैं? एक है। एक रैंडम सैंपल है तो एक में एमएलआर एक्स में ही होगा। यस सर। ये नॉन डिक्रीजिंग भी है, ठीक है। तो ये सर नॉन डिक्रीजिंग होगा तो नॉन सर जो डिक्रीजिंग है, हमारा एमएलआर एक्स में है, तो मैंने क्या बोला था क्रिटिकल कि रीजन बनेगा वो सेम बनेगा अल्टरनेटिव के बेसिस अल्टरनेटिव पे। है। तो क्रिटिकल रीजन क्या आ गया? एक्स ग्रेटर के, ये क्रिटिकल रीजन हो गया। अब जब ये क्रिटिकल रीजन यस हो सर। गया तो अल्फा क्या होता है? अल्फा जो होती है इसकी प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ थीटा नॉट एक्स ग्रेटर की, ये अल्फा होता है। बस इस क्वेश्चन में क्या करना है बताओ? अब तुमको अगर थ्योरम आ रही है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नहीं आ रही है तो पहले इसका क्रिटिकल रीजन फाइंड करो। अब ये जो है सर अगर ये इन वो होता नॉन इंक्रीजिंग तब जो मेरा जो क्रिटिकल रीजन होता वो लेस देन हो जाता ना। हाँ क्रिटिकल रीजन लेस देन, तब हम अल्टरनेटिव का जस्ट अपोजिट हो जस्ट जाता है। अपोजिट, अल्टरनेटिव का जस्ट अपोजिट वही होता है, नल होता है, ठीक है। नल के बेसिस पे डिफाइन करेंगे। अच्छा नल के बेसिस पे। हाँ ओके ओके ठीक है। इसमें किसी को अगर डाउट हो तो पूछो। देखो ये प्रॉपर्टी जरूर पढ़ो, ठीक है। मैंने एमएलआर जरूर पढ़ लो, क्योंकि एमएलआर अगर जिसका क्लियर है ना, मोनोटोन लाइक्लीहुड, उसका टेस्टिंग में क्वेश्चन गलत नहीं होता। किस फैमिली में कैसा एमएलआर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। एमएलआर पढ़ लो। तो ये नॉन डिक्रीजिंग है, नॉन डिक्रीजिंग एमएलआर इन एक्स, इन टी ऑफ एक्स क्या है? टी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है, और इसका अल्टरनेटिव क्या था? थीटा ग्रेटर थीटा नॉट। तो अल्टरनेटिव ये है, तो इस बेसिस पे ही इसका क्रिटिकल रीजन डिफाइन हो जाएगा, एक्स ग्रेटर। ओके। सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि वन ऑब्जर्वेशन के केस में जो हमारा जो एमएलआर है वो सर नॉन इंक्रीजिंग हो जाए? नॉन इंक्रीजिंग हो जाए तो उसके लिए ऐसा पॉसिबल क्योंकि सर इन जनरल तो चेक नहीं करते हैं बट एग्जाम में दे सकते हैं। हाँ क्यों नहीं हो क्या ऐसा सकता? पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है। तुम एक्सपोनेंशियल ले लो, एक्सपोनेंशियल माइनस थीटा एक्स ले लो, उसमें पॉसिबल ना, वन पैरामीटर ले लो, टेस्टिंग यही लगा लेना, यही मतलब हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर लेना, ठीक है। जब वो फैमिली ही नॉन इंक्रीजिंग की होती है तो उसमें वन सैंपल ले लो। बात समझ में आई? यस सर आई मीन सर आप कह रहे हैं कि हाँ ये एक्सपोनेंट ले e की लो, पावर माइनस ये थीटा ले है लो, हाँ ठीक है। राइट? अब जब ये फैमिली ही पूरी होती है नॉन डिक्रीजिंग, ओ सॉरी नॉन इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इन टी एक्स, और टी एक्स एक्स ही एक ही सैंपल लोगे तो एक्स ही होगा टी एक्स, और टेस्टिंग वही डिफाइन कर दोगे तो अल्टरनेट के बेसिस पे थोड़ा डिफाइन होगा, ठीक है। बात क्लियर हुई? ठीक है ठीक है। जिसको ना समझ में आ रहा हो तो बता दे, ठीक है। थोड़ा सा प्योर स्टैट्स चल रहा है, मान रहा हूँ जो मैथ से हैं उनको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो एक बार बता दे, चीज़ें क्लियर ना हो रही हो अगर उसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी लीव करो, प्रोबेबिलिटी बाद में करेंगे, ठीक है। पहले ये सब इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, फिर प्रोबेबिलिटी करेंगे। इसके जस्ट नीचे वाला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी वाला छोड़ देना, एमसीक्यू वाला जो क्वेश्चन है उसको छोड़ के 38 क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाओ, ठीक है। और पेज नंबर भी तुम्हारा 34 है। अच्छा अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो। इस क्वेश्चन में बोला है उसने
कॉमन पीडीएफ रैंडम वेरिएबल का एफ ऑफ एक्स कामा थी log थीटा के पावर एक्स डिवाइड बाई थीटा माइनस 0 to x to 1 and theta is greater 1 unknown parameter. Then बोला है t equal to summation xi I equal to 1 to n. तो ये कंप्लीट होगा, सफिशियंट होगा, सफिशियंट बट नॉट मिनिमल सफिशियंट, कंप्लीट सफिशियंट, नाइदर कंप्लीट नॉट सफिशियंट। बताओ क्या होगा ये? एन रैंडम सैंपल है। सफिशियंट तो होगा, ये तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। ये भी किसी को डाउट है सफिशियंसी में? सर सफिशिएंट भी होगा और कंप्लीट भी होगा। कंप्लीट कैसे होगा? अगर हम एक्सपोनेंशियल फैमिली में इसे मतलब एडजस्ट कर दे तो हो जाएगा। और इसका पैरामीटर भी स्पेसिफाइड है, थीटा इज ग्रेटर देन 1 और मतलब 1 to 1 फंक्शन भी है थीटा और सैंपल ऑफ द 1 to 1 फंक्शन क्यों लगाएंगे? 1 to 1 मतलब कि जैसे कि यहाँ पे 1 पैरामीटर है और हमारा ऑब्जर्वेशन भी है x, तो ऐसा 1 to 1। ये इन जनरल नहीं ट्रू होता है। 1 to 1 की ये डिफिनेशन होती है कि एक पैरामीटर है और एक ये? नहीं मतलब जैसे कि मुझे बताए कि देख यहाँ पे जैसे कि एक ही पैरामीटर थीटा हाँ और समेशन एक्स आई कंप्लीट होगा। अगर समेशन जैसे कि हमें नॉर्मल भी होता कोई भी है समेशन एक्स आई। मेरी बात समझो, जैसे एक्सपोनेंशियल फैमिली तुम कह रहे हो, एक्सपोनेंशियल फैमिली में कन्वर्ट कर लीजिए एंड 1 to ये सम कंप्लीट एंड सफिशिएंट हो जाएगा। देन तुम ये बताना नॉर्मल थीटा गामा थीटा स्क्वायर इट इज ए मेंबर ऑफ कंप्लीट एक्सपोनेंशियल फैमिली और नॉट? नहीं इसमें से कंप्लीट नहीं होगा, सफिशिएंट होगा लेकिन कंप्लीट नहीं होगा। ये एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है या नहीं ये बताओ? पीडीएफ लिख लो, पीडीएफ लिख दे रहे हैं। पीडीएफ में ओके जब एक्सपोनेंशियल फैमिली लगा रहा हो देन दिस ये क्यों नहीं है? देखो एक्सपोनेंशियल फैमिली में मैंने एक दिन मिनिमम कैनोनिकल फॉर्म बताया था या फुल रैंक की बात किया था, एक दिन मैंने ये बताया था थ्योरी पे। तो अगर हम अपने एक्सपोनेंशियल फैमिली को फुल रैंक में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वहां पर कंप्लीट और सफिशिएंट हो जाएगी स्टैटिस्टिक। लेकिन अगर मिनिमम कैनोनिकल फॉर्म फुल रैंक में नहीं कन्वर्ट हो रहा है तो वहां कंप्लीट एंड सफिशिएंट, कंप्लीट स्टैटिस्टिक सफिशिएंट हो सकती है लेकिन कंप्लीट नहीं हो सकती। तो वो लॉजिक हो, ये एक्चुअली में फुल रैंक फैमिली नहीं है, नॉर्मल में कर्व फैमिली है ये फुल रैंक नॉर्मल फैमिली नहीं है। सो फुल रैंक ना होने की वजह से ये क्या होता है कि ये पीडीएफ तुम्हारा कंप्लीट नहीं होता है। इसमें जो भी स्टैटिस्टिक्स आती है समेशन एक्सरसाइज स्क्वायर आता है और इसमें लेकिन ये तुम्हारा ये जो पीडीएफ है ये तुम्हारा फुल रैंक होगा, श्योरली फुल रैंक होगा, कोई कर्व वाला नहीं बनेगा एक्सपोनेंशियल। तो तुम लोग ट्राई करना इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना फुल रैंक पे, जब ना होगा देखो फुल रैंक जरूर जानो, क्यों? क्योंकि ऐसे मतलब एक होता है ना कि तुक्के से बोल दिए कि सर एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर सो दिस इज ट्रू, बट मैं मेरे कहने का मतलब है कि
एक्चुअली में मेरे साथ भी होता था, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से उतर कर मुझे भी पता, मैं भी बहुत एक्सपोनेंशियल में कंफ्यूज होता था। बट ये बात क्लियर हुई, मैं आईआईटी कानपुर में जब गए, उन्होंने मतलब हमारे प्रोफेसर ने बताया कि कब हम लोग कंप्लीट कहेंगे, कब ये। तो बात को समझो कि एक्सपोनेंशियल पे ऐसे नहीं नहीं देखो, एग्जामिनर सेट करने वाला क्वेश्चन अननोन पीडीएफ दे देगा, तुमको पीडीएफ का कोई आइडिया नहीं रहेगा, पीडीएफ का कोई आइडिया नहीं रहेगा, तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मान लो उसने पीडीएफ दे दिया और पीडीएफ कर्व का दे दिया, कर्व एक्सपोनेंशियल फैमिली का। जरूरी है कर्व एक्सपोनेंशियल में खाली यही पीडीएफ आता हो? बहुत सारे एग्जिस्ट कर सकते हैं ना। स्टैटिस्टिक्स वो ज़्यादा हो, स्टैटिस्टिक्स उस बंदे को ज़्यादा आती है जो मोर प्रैक्टिस प्रॉब्लम करता है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स थ्योरेटिकल अगर स्टार्ट करना है तो तुम्हें प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, क्वेश्चन प्रॉब्लम बहुत सॉल्व करना पड़ेगा। और प्रोफेसर लोग तो रिसर्च करते रहते हैं, उन लोगों को तो रिसर्च करना है, तो वो लोग तो नए नए पीडीएफ, नए नए हर एक चीज़ डिजाइन ही होता रहता है उनका। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को समझो कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों एक्सपोनेंशियल फैमिली में कब कंप्लीट होता, कब सफिशिएंट होता। अगर किसी को डाउट है, कल ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे डिटेल से। अभी मैंने तुमको सिर्फ हिंट दिया है, जाना क्वेश्चन को बढ़िया सॉल्व करना, वैसे सॉल्व हो जाएगा। अगली क्लास में बाकी क्वेश्चन करेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले। हाँ सर, कल आप हमें वो कैनोनिकल फॉर्म वाला अच्छे से एक बार बता सकते हैं? वीडियो देख लेना, मैंने अच्छे से बताया कैनोनिकल फॉर्म, वीडियो हाँ अपलोड हो गया ठीक है। है, ठीक है। हाँ बताया क्या? ठीक है, ठीक है, हाँ, तो मतलब कर एक लेते हैं। लेक्चर ही ठीक पूरा है। उस पर एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में एक लेक्चर है, वो शायद मुझे लग रहा है 1.5 घंटे का लेक्चर हाँ होगा। ठीक है, ठीक है। चलो यहीं पर एंड करते हैं क्लास को। ओके, थैंक्स फॉर। ठीक है सर। हेलो हाँ हाँ सर, जैसे इसमें सफिशिएंसी, मेरा इन जनरल क्वेश्चन है, जैसे सफिशिएंसी प्रूफ करना तो आसान रहता है, हाँ लेकिन सर बहुत वजह से इसी केस में था सर कि इसमें सर वो रॉ ब्लैकवेल या पिटमैन भी निकालना सर, वो सॉरी उसे लेमन सैफे से भी करना इसको मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होगा और सर डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसे केस में सर इन जनरल क्या वही कैनोनिकल फॉर्म से यूज करना पड़ेगा क्या? अच्छा, इफ एंड ओनली इफ है कैनोनिकल वाली जो आपने बताई है। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि कंप्लीटनेस शो करना टफ है। यस सर, प्रॉब्लम सर कंप्लीटनेस में ही आती है मेन। हाँ, देखो हाँ एक्सपोनेंशियल तो सर फैमिली का, ये हाँ एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है तो मोर जनरली एक्सपोनेंशियल लगा दो, मोर जनरली एक्सपोनेंशियल फैमिली के मेंबर दे देते हैं एग्जाम में। लेकिन अगर एक्सपोनेंशियल हाँ फैमिली नहीं है तो मैंने बोला था कि कंप्लीटनेस का अपोजिट होता है एनसेलरी। यस सर। पहले सोचो एनसेलरी यहाँ कोई एग्जिस्ट तो नहीं कर रही है, पहले ये माइंड में थिंक करना कि एनसेलरी तो इसके टर्म में कोई एग्जिस्ट नहीं कर जाएगी। ओके देन अगर एनसेलरी एग्जिस्ट कर गई तो ऑटोमेटिक वो कंप्लीट नहीं होगी। ये है टॉप लॉजिक कंप्लीटनेस शो करने का। ओके कंप्लीटनेस शो ओके करने का लॉजिक एनसेलरी स्टैटिस्टिक्स को बहुत अच्छे से जिसे एनसेलरी आता है उसका कंप्लीटनेस नहीं फॉल्स होता कभी, क्योंकि एनसेलरी एंड कंप्लीटनेस आर इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट का मतलब जानते हो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट एक तरह से। तो एक ही फैमिली में ओके सर, कभी, मतलब हाँ एंसिलरी अगर प्रूफ कर, यस सर। एक ही फैमिली में कभी वही स्टैटिस्टिक एनसेलरी एंड कंप्लीट नहीं हो सकती कभी। तो तुम एनसेलरी खोज लिए तो कंप्लीट तो हो गए ना, एनसेलरी खोजना इजी है। यस सर, उसको तो कर लेंगे। एनसेलरी जैसे एनसेलरी उसके टर्म में अगर तुम्हें मिल गए, वो भी फर्स्ट ऑर्डर एनसेलरी मिल गई, देन तुम समझ जाओगे कि यहाँ कंप्लीटनेस तो ये नहीं होगा। सर या इसका मतलब एक तो एंसिलरी होगा, नहीं तो कंप्लीट होगा। एक ही मतलब स्टैटिस्टिक आंसर ही नहीं है तो एक कंप्लीट ही हो। स्टैटिस्टिक एनसेलरी एंड कंप्लीट नहीं हो सकती। मतलब दोनों एक साथ नहीं हो सकते वैसा। हाँ, एक ही स्टैटिस्टिक मतलब समेशन एक्सआई नॉट कम, या तो वो कंप्लीट होगा या एनसेलरी होगा। हाँ हाँ ठीक है। यस सर, ये बासु थ्योरम प्रूफ करती है ना, हाँ राइट? हाँ, बासु थ्योरम पे एक्चुअली जो यस सर। बासुस थ्योरम बनी है वो कंप्लीटनेस एंड एनसेलरी का इंडिपेंडेंस ही जो है, ये मतलब एक्चुअली में जब कंप्लीटनेस शो की जा रही थी तो तब तब उसका काउंटर पार्ट जो निकला वो एनसेलरी निकली। यस सर। क्योंकि कंप्लीटनेस शो करना एक टफ टास्क है अपने आप में, मतलब कंप्लीटनेस किसी फैमिली को शो करना टफ है, तो उसके लिए एनसेलरी चीज डिफाइन किया गया था।
ओके ओके क्लियर हो गया सर। ओके। हाँ सर, ये हेलो। हाँ हाँ बोलो। हाँ, ये जो एक वो अभी जो पूछा था कि एक्सपोनेंशियल जो आपने बताया था, हाँ वो सर इफ एंड ओनली वाली इफ कंडीशन तो है नहीं, कौन सी? इफ राइट? एंड ओनली, अगर वो फुल रैंक है तो इफ एंड ओनली, कि सर फुल रैंक, हाँ इफ फुल रैंक है तो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। मैंने एक दिन एक्सपोनेंशियल का पीडीएफ भेजा था, उसको पढ़ अगर लो। हाँ सर, अब वो मैंने पढ़ा था और हाँ सर अभी कर भी रहा हूँ, थोड़ा बचा हुआ है। हाँ, तो एक्सपोनेंशियल फैमिली उसमें तो लिखा होगा, वही, यस सर, यस सर। उसमें लिखा होगा इफ सो वही बस कंफर्म करना था कि अगर फुल लेंथ प्रूफ करते हैं और सपोज अगर नहीं आता है तो सर ये मतलब होता है कि वो कंप्लीट नहीं होगा फिर तो। हाँ हाँ, अगर फुल रैंक नहीं बनेगी तो कंप्लीट नहीं होगा। ओके, हाँ। थैंक यू।